मेरी जेठानी विधवा हो गई तो सब कहने लगे कि अभी जवान है तो छोटे देवर से शादी करवा देते हैं। छोटा देवर भी मान गया, लेकिन मेरे ससुर गुस्सा हुए और बिल्कुल ना माने। मेरी जेठानी उनके कमरे में रोज़ उनके पाँव की मालिश करती थी और जब वापस आती तो रो रही होती थी। एक दिन मैं घूंघट लगाकर जेठानी की जगह ससुर जी की टांगों पर तेल लगाने गई। जैसे ही ससुर जी की टांग पर तेल लगाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर जी ने तो आज फिर मेरे ससुर ने जेठानी को तेल मालिश के लिए अपने कमरे में बुलाया। कहने लगे, मेरे पाँव पर तेल लगा दो। यह सुनकर मेरी जेठानी नैना के चेहरे पर बड़ी बेबसी सी दिखाई दी। वह नज़रें झुकाए उनके कमरे में चली गई। मुझे अपने ससुर जी तो शुरू से ही पसंद नहीं थे, लेकिन जो सुलूक वह मेरी जेठानी नैना के साथ करते थे, पूरे दिन या कई घंटे वह भाभी को अपने कमरे में रखते हैं और कोई उन्हें कुछ पूछने वाला भी नहीं था। मुझे जेठानी की हालत पर तरस आता था। उन्हें रोज़ अपने कमरे में तेल लगाने के लिए बुलाते और 2 से 3 घंटे वह कमरे से बाहर ना आती, और जब वह बाहर निकलती तो वह रो रही होती है। जब मैं वजह पूछती तो कुछ भी ना बताती थी। बस बेबसी से आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखती हुए अपने कमरे में चली जाती थी। जब भी जेठानी ससुर के कमरे में जाती, मेरा ध्यान वही लगा रहता। एक बार मैंने कहा कि आप रहने दो, मैं उनके कमरे में जाती हूँ। मैंने जेठानी की एक भी बात ना सुनी और उनकी सफ़ेद चादर ओढ़ी, थोड़ा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे जेठानी समझकर कहा, वह सुनकर मैं दंग सी रह गई। कितना मुश्किल होता है पति के बगैर जिंदगी गुजारना। भगवान किसी पर ऐसा वक्त बुरा ना लेकर आए जैसा नैना जेठानी ने देखा था। वह मेरी जेठानी थी। जब तक उनके पति जिंदा थे, उनके चेहरे पर कभी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। वह हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। मेरे ससुर का व्यवहार नैना जेठानी के साथ सख्त था, लेकिन सुशील भाई की प्यार का असर था जो जेठानी ससुर के व्यवहार को भी हंसकर सह जाती थी। लेकिन अब जिस मुसीबत से वह गुजर चुकी थी, जिस इंसान को वह खो चुकी थी, यह सदमा उनके लिए कम नहीं था और उस पर मेरे ससुर जुल्म करते थे। सुशील भाई की बीमारी ने हम सबको मायूस कर दिया था। नैना जेठानी की तो खुशियाँ ही छीन ली थी। हमारे हंसते बसते घर को उस वक्त नज़र लग गई थी जब सुशील भाई को कैंसर हुआ। वह 2 माह में ही चल बसे। मेरी जेठानी पर तो आसमान ही टूट पड़ा। मैं उन्हें संभालने लगी। एक तरफ मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। जो जवान बेटा उनके सामने 2 माह तक एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हवा हो चुका था। दूसरी तरफ मेरी जेठानी की हालत ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश दिलाया, लेकिन वह सुशील सुशील कहती फिर से बेहोश हो जाती थी। हमारे हंसते हंसते घर को ना जाने किसकी नज़र लग गई थी। मेरी सास दिल की मरीज थी। बेटी का सदमा बर्दाश्त न कर पाई थी। मेरी सास सुशील जी से बहुत मोहब्बत करती थी। सुशील जी की मौत के पूरे 8 दिन बाद ही वह भी चल बसी थी। हम पर एक के एक बात मुसीबत टूट पड़ी। हम परेशानी से बहुत डर गए थे। मेरी जेठानी की हालत बहुत ख़राब थी। वह चिल्लाने लगती, कहती थी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे तुम्हारे बिना जीऊँगी। मैं उस वक्त घर में अकेली औरत थी जो इस घर को संभाले हुई थी, और नैना जेठानी को भी। मेरे पति के बस 3 भाई थे। मेरा पति अयान से छोटा मेरा देवर बंटी भी था। वह मेरे पति से बस साल भर ही छोटा था और उम्र में मुझसे और नैना से बड़ा था, क्योंकि तीनों भाइयों में बस 2-2 साल का फ़र्क था। नैना जेठानी और मेरी शादी एक ही मंडप पर हुई थी। अभी हमारी शादी का 3रा साल ही चल रहा था। मेरा तो एक बेटा था, लेकिन जेठानी को तो कोई औलाद ही नहीं थी और इतनी बड़ी मुसीबत उन पर टूट पड़ी। सुशील भाई और नैना जेठानी की शादी लव मैरिज हुई, लेकिन जो सदमा नैना जेठानी को मिला था वह बहुत बड़ा था। एक तरफ नैना जेठानी थी तो दूसरी तरफ मेरी ससुर।
पहले बेटे का गम, उसके बाद पत्नी का सदमा। मैं कभी देखभाल करती तो कभी जेठानी को तसल्ली देने की कोशिश करती, जो उम्र में मेरी उम्र की ही थी, लेकिन देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। 1 महीने में बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक होने लगा। इंसान तकलीफ के साथ शायद समझौता भी कर लेता है। नैना जेठानी भी अब कुछ संभल गई थी, लेकिन कभी कभी जब सुशील भाई की याद आती तो वह मेरे गले लगकर रोने लगती। मैं उन्हें तसल्ली देने लगती, लेकिन आंखें तो मेरी भी भीग जाती थी। यह ऐसा गम है कि जिस औरत को लग जाए वह उस पर मुसीबत को जान सकती है। नैना जेठानी की सिसकियाँ मुझे कभी कभी तड़पने पर मजबूर कर देती थी। 7 साल की मोहब्बत के बाद उनकी शादी सुशील भाई से हुई थी, क्योंकि मेरे ससुर इस शादी पर राजी नहीं थे। कहते थे यह दूसरे कास्ट की लड़की है, इसलिए यह मेरे ससुर इस शादी पर राजी नहीं थे। लेकिन सुशील भाई जिस तरह से उनकी मोहब्बत में धुल गए थे, वह नैना जेठानी से दूर नहीं रह सकते थे। मैं उनके कास्ट की थी। फिर मेरी शादी पति से घर वालों की मर्जी से हुई थी, और सुशील भाई ने तो जिद करके नैना जेठानी से शादी कर दी। मेरे ससुर मुझे शुरू से ही बहुत इज्जत देते थे। नैना जेठानी को हर वक्त घूरते रहते थे, उनके खाने में नुक्स निकालते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह कभी घर में नहीं बचेगी, उनके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। लेकिन नैना जेठानी ने मेरे ससुर की कड़वी बात सुनकर भी कभी बुरा नहीं माना था। वह मुस्कुराती रहती थी, कहती थी पापा खुद ही ठीक हो जाएंगे। अपने ससुर के व्यवहार पर कभी कभी मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, तो नैना जेठानी से कहती, मोहब्बत तो सुशील भाई ने भी आपसे की है, फिर पापा ताने सिर्फ आपको क्यों देते हैं। मुझे अपनी जेठानी की चुप्पी पर गुस्सा भी आता था और दुख भी होता था। मुझे ना जेठानी ने बताया था कि वह सुशील भाई से कहती थी कि अगर उनके घर वाले नहीं मानते तो वह उन्हें भूल जाए। लेकिन सुशील भाई कहने लगे कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। जब यह बातें नैना जेठानी को याद आती तो वह तड़प कर रोने लगती और बोलती, सुशील मुझसे झूठ बोलकर शादी की। वह कहते थे तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, लेकिन वह तो मेरे होते ही जी ना सके। उनकी बातें, उनकी सिसकियाँ या मेरा दिल भी तड़प देता था। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि भगवान की मर्जी के सामने हम सब बेबस और मजबूर हैं। कुछ दिन में नैना जेठानी ने खुद को बहुत संभाला। मेरे ससुर जेठानी से ही नहीं बल्कि उनके मायके वालों से भी जलते थे। शादी के बाद भी उन्होंने सुशील भाई से साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे ससुराल वालों को मेरे घर में आने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए सुशील भाई ही जेठानी को अपने मायके मिलवाने ले जाते थे। अपने घर उनके घर वालों को नहीं बुलाते थे। मुझे ना जाने क्यों अपने ससुर की बातें अच्छी नहीं लगती थी। सुशील भाई के मौत पर जेठानी के घर वाले आए थे और मेरी सास की मौत पर भी। उसके बाद आज जेठानी को ले जाने आए थे। मेरी जेठानी अभी जवान और खूबसूरत थी और अभी बच्चे भी नहीं थे। लेकिन जब यह बात मेरे ससुर को पता चली तो हमारे घर में एक तूफान खड़ा हो गया। वह नैना जेठानी के मम्मी पापा से कहने लगे कि ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से, यह मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई है। इसने मेरे बेटे को मोहब्बत के नाम पर मार डाला है। उसे 7 साल तक फंसा कर रखा, उसके बाद शादी की। इसकी मोहब्बत में वह मर गया और यह अब फिर से शादी करने अपना घर बसा लेगी। यह थोड़ी मेरे बेटे के नाम पर जिंदा गुजारेगी। एक तो जेठानी अभी सुशील भाई को भूल नहीं पाई थी और दूसरी तरफ मेरे ससुर ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। वह मेरे ससुर से कहने लगी कि वह अभी भी अपने पति से मोहब्बत करती है, वह कैसे उन्हें इस बात का भरोसा दिलाए। मेरे ससुर ने तो उन्हें बहुत बड़ी सज़ा सुना दी। कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम सारी ज़िंदगी सुशील के नाम पर गुजार लो तो मैं इस बात पर भरोसा कर लूँगा। मेरे ससुर की ऐसी सोच पर हम सब बहुत अफसोस हुआ।
लेकिन नैना जेठानी के मम्मी पापा कहने लगे कि तुम अपना सामान बांध लो, अब तुम्हारा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है कि तुम यहाँ रहोगी। लेकिन नैना जेठानी ने अपने घर वालों को साफ मना कर दिया। कहने लगी, मैं सारी ज़िंदगी सुशील के नाम पर इसी घर में गुजार लूँगी, इसलिए आप लोग वापस चले जाइए। यह सुनकर सभी को नैना जेठानी के इस फैसले पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मेरे ससुर बहुत खुश थे। नैना जेठानी के मम्मी पापा मायूस होकर वापस लौट गए। मुझे यह सब कुछ देखकर बहुत दुख हुआ था। मैंने रात को अयान से कहा कि मोहब्बत सिर्फ नैना जेठानी ने तो नहीं की थी, और फिर सुशील भाई की मौत की जिम्मेदार भी वह नहीं है। यह तो जेठानी के साथ जाती हुई। पापा क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? एक तो पहले ही जेठानी इतनी दुखी है, फिर वह क्यों सारी ज़िंदगी सुशील भाई के गम में जीती रहे? अयान कहने लगे, पापा अभी गुस्से में है, कुछ दिन रुक जाओ, जब पापा का मूड ठीक हो जाएगा तो मैं बात कर लूँगा, उन्हें समझा लूँगा कि यह सब गलत है। लेकिन यह सब अयान की गलत फहमी थी। उनके पापा तो कुछ और ही सोच रहे थे। जो कुछ उनके पापा ने जेठानी के साथ किया था वह बहुत गलत था। नैना जेठानी एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी और मेरे साथ किचन में हाथ बटाने लगी। मैं उन्हें मना करती रहती, लेकिन वह मानती ही नहीं थी। कहने लगती, मेरा दिल भी बहलता रहेगा, मेरे बेटे को भी अपने पास बहुत ज़्यादा रखती है। मैंने सोचा चलो कुछ तो ठीक है, वरना हर वक्त सुशील भाई के लिए रोती रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने हद ही कर दी। हम सब नाश्ता कर रहे थे, तब मेरे ससुर गुस्से से कमरे से बाहर आए और नैना जेठानी से कहने लगे, तुम्हें बस अपने खाने पीने की परवाह है, यह नहीं मालूम कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाओ, मेरे कमरे में लेकर आना। यह सुनकर तो हम सबको ही उनके बात पर गुस्सा आया। सामने कुर्सी में बैठे मेरे देवर का चेहरा भी बाप की बात सुनकर लाल हो गया, लेकिन वह खड़े थे, इसलिए हम उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते थे। इससे पहले नैना भाभी उठी, मैं कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। मैंने भाभी को कहा, आप नाश्ता करें, पापा को नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, आज के बाद मेरा हर काम जेठानी ही करेगी। वह शायद भाभी को सज़ा देना चाहते थे। अजीब इंसान थे वह। औरत पहले ही गमों में चूर थी, हमदर्दी प्यार की हकदार थी, और बजाय कि अपनी सुंदर बेटी समझकर उनके सर पर प्यार भरा हाथ रखने के बजाय उनको सज़ा देने की सोच रहे थे। नैना जेठानी अपना नाश्ता छोड़कर किचन में चली गई। ससुर का नाश्ता बनाकर उनके कमरे में गई, लेकिन वापस पूरे 2 घंटे बाद आई। जब वह बाहर निकली तो वह रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा ससुर ने जरूर इस बेचारी का जीना दुश्वार किया होगा, लेकिन जो कुछ मेरे ससुर उस बेचारी के साथ कर रहे थे वह तो हम में से कोई भी सोच ही नहीं सकता था। रात के बर्तन धोने की जिम्मेदारी नैना भाभी की थी और दोपहर के बर्तन मैं धुलती थी। एक बार जब मैं अपने बेटे के लिए पानी गर्म करने किचन में आई, यह देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। मेरा छोटा देवर बंटी नैना जेठानी का हाथ जबरदस्ती पकड़ा हुआ था और जेठानी उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। उन दोनों की पीठ मेरी तरफ थी। बंटी, मेरा हाथ छोड़ो, यह क्या बदतमीजी है। मैंने यह बात सुनी तो गुस्से से किचन में दाखिल हो गई। उस बेचारी का पति क्या चला गया, जैसे सबको खुली छुट्टी ही मिल गई थी। ससुर दिन भर जेठानी पर चिल्लाते रहते थे और अब मेरा देवर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने जेठानी का हाथ देखा, मेरा गुस्सा ज़्यादा हो गया। जेठानी के हाथ से खून बह रहा था और सामने एक कांच का गिलास टूटा पड़ा था और बंटी उन्हें यही कह रहा था कि इतना गहरा कटा है, हम उन्हें पट्टी बांध देंगी। लेकिन जेठानी उसे मना कर रही थी। मुझे देखकर जेठानी कुछ घबरा सी गई, लेकिन बंटी नॉर्मल अंदाज में खड़ा था। मुझे कहने लगा, देखिए ना भाभी, इन्हें बस कामों की ही फिक्र है, अपनी नहीं।
हाथ से खून बह रहा है, इतना गहरा कट चुका है, और यह है कि अभी भी बर्तन धोने की फिक्र में है। बंटी तो फिक्रमंदी से बात कर रहा था। बंटी मुझसे और नैना जेठानी दोनों से बड़ा था, लेकिन रिश्ते में अहमियत उस लड़के में ठीक था। मैंने कभी उसे किसी किस्म की गलत हरकत करते नहीं देखा था। मैंने भी जेठानी से कहा, आप क्यों अपने आप को हाथ पर जुल्म कर रही है? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? पट्टी मैंने उनके हाथ में बांध दिया, लेकिन फिर भी मैं देखने लगी कि बंटी उनका बहुत ख्याल रखने लगा था, लेकिन वह उससे डरती थी। जहाँ वह होता था वह वहाँ से चली जाती थी। बंटी की नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पहले वह हर वक्त नज़रें झुकाए रखता था, लेकिन अब वह जेठानी को देखता रहता था। कभी मुझे लगता था कि जेठानी को सच में अपने मम्मी पापा के साथ चले जाना चाहिए था, और कभी लगता है कि शायद मैं ही बंटी के बारे में गलत सोच रही हूँ। लेकिन एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे सच में हिलाकर रख दिया था। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई तो जेठानी आंगन में लगे पौधों पर पानी दे रही थी। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। जब सुशील भाई जिंदा थे तो वह हर वक्त हर किस्म के फूलों के पौधे उन्हें लाकर देते थे, और हमारा पूरा आंगन जेठानी के रंग बिरंगे पौधे से सजा हुआ रहता था। मैं भी जेठानी के साथ मिलकर नाश्ता करती हूँ, और खूब सारी बातें भी, वरना तो पूरा दिन मेरा ससुर उनकी जान ही नहीं छोड़ता था। कई घंटे उन्हें अपने पास बिठाकर रखता था। मैं जैसे ही बाहर आई, सामने आंगन का नज़ारा देखा तो मेरे दिल को बहुत जोर का झटका लगा। जेठानी ने बंटी के मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। फिर कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे यह सब कहते हुए? मैं तुम्हारी भाई की पत्नी हूँ। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मेरी नज़रों के सामने बहुत गुस्से में थी। अभी भी उनके सामने खड़ा था। मैं कुछ पीछे हटकर देख रही थी, क्योंकि दोनों की नज़र मुझ पर नहीं गई थी। मैंने सोचा बंटी नज़र जेठानी पर अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने बंटी की बात सुनी तो वह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहने लगा, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही उन्हें पहले सिर्फ भाभी ही कहता था, कभी उसने यूँ नाम से नहीं पुकारा था। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जेठानी गुस्सा हो गई थी, इसलिए गुस्सा कर बोली, नैना भाभी कहो मुझे, खबरदार जो मुझे मेरे नाम से पुकारा तो। जेठानी की आंखें गुस्से से लाल थी। भाभी आप मेरी तब थी जब सुशील भाई जिंदा थे। मैंने आपकी हमेशा इज्जत की और आज भी इज्जत करता हूँ। मुझे आपको इस हालत में देखकर दुख होता है। मेरा दिल कहता है कि मैं आपको हमेशा खुश देखूं, लेकिन आपको सुशील भाई की ज़िंदगी में आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, इसीलिए चाहता हूँ कि आप अपनी अगली ज़िंदगी में भी हंसती मुस्कुराती रहे और ज़िंदगी गुजारे, और यह आपका हक भी है। लेकिन आप शायद समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आपसे बात करना ही टाइम वेस्ट है। मैं आपके घर वालों से ज़रूर बात करूँगा। नैना, मुझे आपसे विवाह करना है। आपको जीने का पूरा हक है। यह कहकर बंटी वहाँ से चला गया। मुझे बंटी का यह फैसला ठीक लगा था। नैना जेठानी वही खड़ी फूट फूट कर रोने लगी और सुशील भाई को याद करके रोने लगी। तुम क्यों मुझे छोड़कर गए हो? तुम थे तो सभी मुझे इज्जत से देखते थे। तुम नहीं हो तो सबकी नज़रें बदलने लगी है। तुमने तो पूरी उम्र साथ निभाने के वादे किए थे, फिर क्यों अकेले चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। वह रोते हुए कह रही थी और मैं उनके पास आ गई। मैंने कहा, जेठानी क्या बात है, क्यों रो रही है? मैं हर बात जानती थी, लेकिन अनजान बन रही थी। मुझे देखकर वह अपने आंसू पोंछने लगी। कहने लगी, कुछ नहीं, अपनी बुरी किस्मत पर रो रही हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई। जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो वह सुनकर खुश हो गए। कहने लगे, बंटी का यह फैसला बहुत अच्छा है
और मेरे ख्याल से पापा को भी इस बात पर ऐतराज़ नहीं होगा। मैंने भी नैना जेठानी को बंटी के लिए राजी कर लिया था, जबकि वह मान नहीं रही थी। कहती थी मैं सुशील की जगह किसी और को नहीं दे सकती। फिर बंटी पापा तो पहले ही मुझे बुरा भला समझते हैं, लेकिन मैंने कहा आप सब कुछ हम पर छोड़ दें, बस आपको मना नहीं करना। मेरी बात पर वह कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं। ठीक है, तुम मेरी बहन जैसी हो, जो तुम्हें ठीक लगे वह करो। जब यह बात मैंने बंटी को बताई तो वह बंटी बहुत खुश हो गया। कहने लगा शुक्रिया भाभी, किसी ने तो उन्हें अच्छी बात समझाई, वरना वह तो खुद को बर्बाद करने का सोच चुकी थी। उसके बाद बंटी बोला बस पापा किसी तरह राजी हो जाए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि अब ऐसी बात कहेंगे कि हमारे होश उड़ जाएंगे। नैना जेठानी से शादी के लिए बंटी ने खुद से मेरे ससुर से बात की, लेकिन यह सुनते ही वह झट से खड़े हो गए। कहने लगे बकवास बंद करो, अपनी विधवा भाभी से शादी करना कौन सी अक्लमंदी है। मुझे तो पहले से ही इस घटिया लड़की पर शक था कि उसे मर्दों को फंसाने की आदत है। पहले सुशील को अपने जाल में फंसाया और अब उसके मरने के बाद जब अपने जज्बात संभाल नहीं पाई तो बंटी को अपनी खूबसूरती के जाल में फेंकना शुरू कर दिया। पापा की सोच और बात पर मुझे दुख और अफसोस हुआ। नैना जेठानी भी यही कह रही थी कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, वरना मेरे चरित्रों को गलत समझा जाएगा। लेकिन मैं बोली थी कि आप बस एक बार हाँ कर दो, पापा को हम मना लेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ पापा की छोटी सोच पर। मैं और मेरे पति तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बंटी गुस्सा हो गया। कहने लगा अब आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात सोचते हुए, कहते हुए भाभी से शादी करना मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ। मुझे किसी ने भी इस बात पर मजबूर नहीं किया, और उनके किरदार की बात तो वह पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा है। लेकिन पापा ने बंटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा निकलो मेरे घर से, तुम पर उस कमीनी लड़की का जादू चल गया है। मैं तुम्हें दूसरे शहर भेज दूंगा। वह लड़की पहले मेरे बेटे को खा गई, अब दूसरे को भी खाना चाहती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे ससुर पर ना जाने कौन सा जुनून सवार हो गया था, वह धक्के देकर बंटी को घर से निकालने लगे। तभी अयान बीच में आए तो उससे भी धक्के देने लगे। कहने लगे मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारे घर तो तमाशा लग गया था। नैना जेठानी कमरे में बैठे सब कुछ देख और सुन रही थी। वह बाहर निकल आई और कहने लगी मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। भगवान के लिए यह सारा तमाशा बंद कर दो। मेरे ससुर शायद यही सुनना चाहते थे, इसलिए वही झगड़ा खत्म कर दिया गया। अब बंटी बहुत उदास रहने लगा, चुप चुप सा हो गया। अब तो मेरे ससुर और बढ़ गए, अजीब अजीब सी बातें करने लगे। कभी कहते नैना तुम मेरे कमरे में ही पूरा दिन रहा करो, कभी कहते हैं मेरे सर पर तेल लगाओ, मेरे पाँव पर तेल की मालिश करो। घर का कारोबार हर चीज़ मेरे ससुर के हाथ में थी, इसलिए कोई भी उनके खिलाफ ज़्यादा बोल नहीं सकता था। बंटी नौकरी करता था, लेकिन नैना भाभी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे सांस लेने का हक ना छीनो और किसी और से शादी कर लो। जब भी वह ससुर के कमरे में जाती, मेरा ध्यान वही लगा रहता। एक बार मैंने कहा भाभी आप रहने दो, आज मैं ससुर के कमरे में जाती हूँ। मैंने भाभी की एक ना सुनी और उनकी चादर ओढ़ी, जरा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे भाभी समझकर कहा, वह सुनकर मैं दंग रह गई। कहने लगे चलो यहाँ, एक पैर पर खड़े हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ खड़ी रहना। मैं तुम्हें बंटी और बाकी सबकी नज़र में बुरा बनाना चाहता हूँ, ताकि बंटी तुमसे शादी का ख्याल छोड़ दे।
सब तुम्हें गलत समझे। तुम सारी जिंदगी मेरे सुशील के नाम पर गुजारो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मेरी भतीजी से शादी करने से मना कर दिया। मेरी भतीजी सुशील को बहुत चाहती थी। उसके मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली। तुम्हें उसी की बद्दुआ लगी है, लेकिन बुरा तो मेरे साथ हो गया। मैं तुम्हारी वजह से अपना बेटा गंवा चुका हूँ, इसलिए तुम मनहूस हो। तुम मेरे दूसरे बेटे को भी मार डालोगी। मेरे ससुर के अंदर इतनी घटिया सोच थी। वह अपनी भतीजी का बदला जेठानी से ले रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझ पर अब यह राज सामने आया था। मेरी जेठानी इसलिए थकी थकी लगती थी कि मेरे ससुर उनको कितना बड़ा सजा देते थे और उन्हें बंटी और हम सबकी नज़रों में गलत साबित करना चाहते थे। लेकिन यह भी सच है, इज्जत और मौत भगवान के हाथ में है। मैंने जब सारी बात दोनों भाइयों को बता दी तो बंटी ने अपने लिए एक अलग फ्लैट किराए पर लिया और नैना भाभी से विवाह करके उन्हें वहाँ ले गया। शुरू में तो मेरे ससुर ने बहुत जोर का शोर मचाया, लेकिन फिर जब सब कुछ उनके हाथ से बाहर था तो धीरे धीरे ठीक हो गए। मेरे ससुर मेरे साथ रहते थे। बंटी ने नैना जेठानी को बहुत खुश रखता था, लेकिन वह हमसे मिलने यहाँ बस अकेले ही आता था। उसकी शादी को अभी 5 साल बीत गए हैं। एक प्यारी सी बेटी भी है। उसे अपने साथ लाता है। वह अपने दादा को मनाने की कोशिश भी करती है और अपनी तोतली जबान में कहती है कि दादा, कोई भी मनुष्य मनुष्य नहीं होता। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। मेरे ससुर अब बहुत बदल चुके हैं। पोथी को सीने से लगाकर कहते हैं, जो बात मुझे आज तक कोई नहीं समझा सका वह मेरी पोती ने समझा दी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी स्टोरी के साथ आपसे विदा लेती हूँ।